अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है आर्टिकल 370 एंड 35 जम्मू कश्मीर। तो आज भाई साहब दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहले एक पार्ट बनाया था तो काफी भाई जो है बोल रहे थे, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। जिन्ना ने बहुत कोशिशें की कि कश्मीर को कंट्रोल करने के लिए शेख अब्दुल्ला को मिला लें। शेख अब्दुल्ला का सिंपल स्टैंड था कि मुस्लिम लीग से बात तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हिंदू मुसलमान बांट के नहीं देखना है, हमें कश्मीरियत पर काम करना है। वो पॉपुलर हो गया। एक ऐतिहासिक संयोग ये भी है कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू दोस्त थे। मैं इतना ही कह रहा हूं, इसके आगे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती में कहा ले जा कश्मीर, ऐसा नहीं होता है, बेकार की बातें हैं। दोस्त इसलिए थे कि दोनों समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, सेकुलर थे। और क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर में बहुत लोकप्रिय था, इससे नेहरू को लगता था कि जनता की सरकार बनेगी तो बेहतर होगा, राजा की सरकार बेहतर नहीं होगी। इन्हीं सब कंफ्यूजन्स के बीच 15 अगस्त 47 हो गया, भारत आज़ाद हुआ। उस समय तक न जूनागढ़ का फैसला हुआ, न हैदराबाद का फैसला हुआ, न कश्मीर का फैसला हुआ, बाकी सबके फैसले हो गए। अब पटेल की जिम्मेदारी इन तीन की थी। सबसे पहला स्टैंड जो लिया जूनागढ़ ने लिया और 15 सितंबर 1947 को एक्सेशन कर लिया पाकिस्तान के साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, मैं सबके प्रिंट आउट भी ले आया हूं। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि विलय पत्र क्या था, जूनागढ़ के राजा ने क्या विलय किया था। अब 15 सितंबर को विलय किया तो ये कैसे विलय, जब सब हिंदू लोग रहते हैं तो कैसे विलय को मान लेंगे। पटेल ने स्टैंड लिया कि हम इस विलय को नहीं मानेंगे। जनता ने विद्रोह कर दिया। जब जनता ने विद्रोह किया तो वहां का जो राजा था वो भाग गया पाकिस्तान। और वहां का जो दीवान था, दीवान का मतलब समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री ऐसी भूमिका में जो व्यक्ति था, वो दीवान वो था जो जुल्फिकार भुट्टो के पिता थे, शाहनवाज भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के दादा, बिलावल भुट्टो के मम्मी के पापा शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो समझ गया कि मामला चलेगा नहीं, फिर उसने पत्र लिखा भारत सरकार को कि हमें लगता है कि आबादी को देखते हुए जूनागढ़ आपका ही होना चाहिए, भारत का ही होना चाहिए, कृपया आएं और कागजी कार्रवाई पूरी कर लें। पटेल को लगा कि अगर ऐसे ही लेंगे तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जबरदस्ती ले लिया था। तो ये तय हुआ कि नहीं, जनमत संग्रह करवाएंगे, प्लेबिसाइट करवाएंगे। ये स्टैंड भारत का था, प्लेबिसाइट करवाएंगे। वहां प्लेबिसाइट हुआ 1948 की शुरुआत में, जनवरी में हुआ। और जनवरी 1948 में जो प्लेबिसाइट हुआ उसमें 99% से ज्यादा वोट भारत के पक्ष में पड़े। तो स्वाभाविक था कि जूनागढ़ भारत का होगा। वो भारत में आया, सौराष्ट्र में उसको मिलाया, और जब राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ तो गुजरात राज्य का हिस्सा उसको बना दिया। मतलब 56 में बंबई का हिस्सा और 1960 में जब गुजरात अलग हुआ तो गुजरात का हिस्सा इसको बना दिया। ये इसका इतिहास है। 15 सितंबर 47 और जनवरी 48 के बीच में कश्मीर का इशू आया। आप रेफरेंस के रूप में इसको ध्यान रखिएगा। और इसी समय हैदराबाद का जो नवाब है वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। वो और मतलब बेवकूफ इंसान एक सेंस में था। अब सोचिए, ये हैदराबाद की रियासत इस इलाके में थी, बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद की। उस समय के हैदराबाद में कर्नाटक का हिस्सा भी ठीक ठाक था, महाराष्ट्र का हिस्सा भी काफी था, आंध्र प्रदेश का भी काफी हिस्सा था जो तेलुगु भाषी हिस्सा था। ये पूरा बड़ी रियासत उसके पास थी। और ये साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। पाकिस्तान इधर भी था उधर भी था, जो बांग्लादेश हो गया बाद में, उसमें मिलेंगे। मतलब इसीलिए कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं होती कि हर के पास हो। वो अड़ा हुआ कि पाकिस्तान में मिलना है, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हाँ हाँ चिंता मत करो, आप बस साइन करो, हम आएंगे। कहां से आओगे आप? पाकिस्तान ने हमारा हवाई स्पेस बंद किया हुआ है, तो हम कहां से घूम के जा रहे हैं? दिल्ली से दुबई जाना हो तो इस समय गुजरात होके जाना पड़ता है। हवाई जहाज दुबई के पास से, मतलब गुजरात के पास से निकलते हैं समुद्र की तरफ, और फिर पाकिस्तान को छोड़ते हुए साइड से दुबई पहुंचते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत को नहीं दे रखा है इस समय।
अगर भारत एयर स्पेस न देता तो पाकिस्तान का एक भी विमान हैदराबाद में कैसे आता? कम से कम हैदराबाद में आने के लिए कहीं ना कहीं तो भारत का एयर स्पेस आता ही बीच में, लेकिन उसके बाद भी उसकी जिद थी। पटेल ने समझाया कि बेटा ऐसे मत करो, समझो बात को, गाजर खा लो, एक और गाजर खा लो, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। जब उसने कश्मीर की सिचुएशंस को देखी तो उसने नवंबर 1947 में क्या किया, भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया, इसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हम अगले 1 साल तक ना हम कुछ करेंगे ना आप कुछ कीजिए, यथास्थितिवाद रहेगा, जो स्थिति है अभी वही स्थिति रहेगी, उसमें कोई चेंज आप भी मत कीजिए, हम भी नहीं करते, इस तरह से मैनेज करेंगे। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है भाई, तुम 1 साल सोच लो आराम से, सोचने के बाद फैसला करना। पटेल को यह भी लग रहा था कि ठीक है टाइम मिल गया, तब तक मैं बाकी को निपटा लेता हूं, फिर इसको निपटाऊंगा बाद में आराम से। इन दोनों घटनाओं के बीच में जो घटना घटी वो है जम्मू और कश्मीर की। अब इस रेफरेंस में इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। 15 अगस्त हो गया, कोई फैसला नहीं हुआ, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही थी, उसको कश्मीर के बिना पाकिस्तान का नक्शा अधूरा अधूरा दिख रहा था। जिन्ना एडमेंट थे कि कश्मीर चाहिए। कश्मीर का राजा ढुलमुल कुछ बोले ही नहीं, जिन्ना मिले तो हाँ सोचेंगे, ये मिले तो सोचेंगे। वो डरा क्यों हुआ था? उसको लगा कि भारत में मिला तो नेहरू लोकतंत्र और समाजवाद के समर्थक हैं, लोकतंत्र लाके मानेंगे और मेरा शासन चल नहीं पाएगा। शासक बनेगा शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला से वो इतना गुस्से में रहता था कि शेख अब्दुल्ला की आंदोलन की वजह से उसे शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवा रखा था। शेख अब्दुल्ला 1946-47 में गिरफ्तार थे, जेल में थे, राजा ने गिरफ्तार करवा रखा। अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहता तो क्या चिंता थी कि पाकिस्तान इस्लामी शासन है, इस्लामी शासन में हिंदू राजा चल नहीं पाएगा, तो उनका इस्लामीकरण इसको नहीं छोड़ेगा, भारत का लोकतंत्रीकरण राजशाही को स्वीकार नहीं करेगा। वो चाह रहा था कि मैं राजा बना रहूं, जो कि संभव था नहीं उस दौर में, तो चुप रहा। इधर पाकिस्तान की तरफ से गलती हुई, बड़ी गलती हुई, जिसकी सजा उसने भुगती, और हम थोड़ा और समझदार होते हम शायद ज्यादा फायदे में होते। 20 अक्टूबर 1947 का प्रसंग है ये। इस प्रसंग का वर्णन अगर आपको ठीक से पढ़ना हो, मैंने जो सोर्सेस पढ़े हैं इसके लिए, एक तो रामचंद्र गुहा की पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू। इन दोनों में जो जो प्रसंग कश्मीर के बारे में है, अलग अलग चैप्टर्स में, उन सबको मिला के पढ़ेंगे तो आपको एक मुकम्मल तस्वीर समझ में आएगी। ऐसे ही MJ अकबर की एक किताब कश्मीर के बारे में है, कश्मीर बिहाइंड द वेल, ऐसा कुछ है। एक किताब बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं, एक उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं अभी, वो है कश्मीर 1947 वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री। उसमें यह बताया कि 1947 में जो घटनाएं घटी उनकी अलग अलग व्याख्याएं क्या क्या हैं, और एक एक दिन की घटनाएं, एक एक घंटे की घटनाएं बता रखी हैं। और एक AG नूरानी हैं जिन्होंने भी कहा है कि सरकार का ये कदम असंवैधानिक है। अभी तो ये भी डिबेट है ना कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेने वाला है। जो सरकार के समर्थक कानूनविद हैं वो सब कह रहे हैं कि एकदम ठीक है, जैसे आप मुकुल रोहतगी से पूछें तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या सुभाष कश्यप से पूछे एकदम शानदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे AG नूरानी से, वो कहेंगे असंवैधानिक है, अभिषेक मनु सिंघवी असंवैधानिक है, कपिल सिब्बल असंवैधानिक है। तो संवैधानिक है या नहीं ये भी डिपेंड करता है आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पर तय होता है। और जिन वकील ने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था, क्या नाम था उनका? हरीश साल्वे। हाँ, हरीश साल्वे ने भी कहा कि संवैधानिक का कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नेचुरल है, सही है। पाकिस्तान को लगा कि अगर हम हमला करते हैं कश्मीर पर तो ये बात इस तरह से आएगी कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, इसलिए हमारा स्टैंड कमजोर हो जाएगा। लेकिन जूनागढ़ को देख चुके थे, जैसी जनता विद्रोह करती है तो उसके बाद वो बात माननी पड़ती है जो जनता कह रही है, चाहे शासक ने कुछ भी कर दिया हो। और जिन्ना को भरोसा था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में है, तो जिन्ना ने सोचा कि हम सैनिक अभ्यास नहीं करेंगे। अपनी ही सेना के एक सीनियर व्यक्ति अकबर खान को ये जिम्मा दिया गया, और अकबर खान ने वजीरिस्तान के
ट्राइबल मुस्लिम्स की एक फौज को, जिसको आज़ाद कश्मीर सेना कहते हैं, आज़ाद कश्मीर फौज कहते हैं, उसको तैयार किया। पाकिस्तान की सेना के बहुत सारे लोग असैन्य वेशभूषा में शामिल हुए। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात पाकिस्तान ने यूएन के सामने मानी थी बाद में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और 20 अक्टूबर को करीब 10,000 लोगों की सेना वजीरिस्तान, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से निकली और श्रीनगर की ओर बढ़ी। ट्रकों में, बहुत सारे ट्रक उन्होंने लिए, 1000-2000 ट्रक, उनमें वो सब लोग निकलना शुरू हुए। इसके बारे में पता चला हरि सिंह को। हरि सिंह को पता नहीं क्यों बहुत भरोसा था अपनी सेना पर। उसने कहा कि देखो, मेरी सेना जब तक है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। हरि सिंह के ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, जो शहीद हुए इस युद्ध में। उन्होंने कहा कि हुजूर, एक बात का ध्यान रखिए, आपकी सेना में 50-60% लोग जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो मुसलमान हैं, वो आपके प्रति निष्ठा रखते हैं। लेकिन अगर उस सेना ने उनको ये प्रलोभन दिया कि हम इस्लामी राज्य बनाएंगे, तुम्हारा ओहदा बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, तो ये खतरा है कि वो उनके पक्ष में चले ना जाएं, क्योंकि सैनिक बहुत गरीब होता है और ऐसे लालच आराम से नहीं छोड़ सकता है। हरि सिंह को लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हरि सिंह ने कहा ठीक है, युद्ध करते हैं, मैं चलता हूं। राजेंद्र सिंह के मन में भाव आया कि अरे भाई, तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो इस बात को। कहा कि आप रुकिए, हम देखते हैं, चिंता मत कीजिए। ये सेना अगले 1-2 दिन में मुजफ्फराबाद पहुंच गई। मुजफ्फराबाद का मतलब जो अभी आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान बोलता है ना, पीओके, जो पीओके की राजधानी है, वो मुजफ्फराबाद है, जो श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एबीपी न्यूज़ पे एक प्रोग्राम आया था, प्रधानमंत्री सीरीज थी, उसका 3rd एपिसोड जो है, मैंने उसमें से भी कुछ तथ्य लिए हैं। बड़ी अच्छी रिसर्च है उनकी भी। ज्यादा तथ्य मैंने लिए हैं जो 2 पुस्तकें बताई हैं, उनमें से कुछ तथ्य वहां से भी लिए हैं। मुजफ्फराबाद वो पहुंच गए। अब सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर है और वो सब हथियारबंद लोग थे। अब राजा को घबराहट होनी शुरू हुई कि कैसे मैनेज करें, और वो चाह नहीं रहा था कि मैं भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनूं, तब तक भी नहीं चाह रहा था। अगले दिन ये लोग और आगे बढ़ते बढ़ते उरी के पास पहुंचने वाले थे, जिस पर फिल्म आई है अभी, हाउस द जोश, वही वाली। उरी का मतलब हुआ कि श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी। ये बात है 23 अक्टूबर की। और राजा को अब लगने लगा कि मामला बिखरेगा। और सबसे रोचक बात, यहां आते आते राजा की सेना के मुस्लिम सैनिकों के बड़े हिस्से ने विरोधी सेना को ज्वाइन कर लिया, जिसकी चिंता राजेंद्र सिंह को थी, पहले से थी। तब राजेंद्र सिंह ने कहा कि अब आप छोड़िए, हम मैनेज करते हैं, आप यहां से भागिए। राजा को श्रीनगर से जम्मू भगाया गया और राजा ने पहले दिल्ली फोन किया कि मुझे बचा लीजिए। तो दिल्ली से वीपी मेनन गए श्रीनगर। तब श्रीनगर से जुड़ने का एक ही संपर्क था, हवाई संपर्क, कोई सड़क नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कुछ नहीं। मेनन ने कहा कि बताइए क्या चाहते हैं। उसने कहा मैं फंस गया हूं, मुझे बचाइए। तो उनका कि ठीक है, मैं बात करता हूं दिल्ली जाके। मेनन दिल्ली आए। मीटिंग में पटेल, नेहरू, माउंटबेटन सब बैठे हुए थे। मेनन ने बताया कि राजा ने गुहार लगाई है। अच्छा, नेहरू पटेल शायद हेल्प कर भी देते। माउंटबेटन ने स्टैंड लिया कि जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, हम सैन्य सहायता कैसे दे सकते हैं। और यदि वो भारत का हिस्सा नहीं है फिर भी आप सेना भेजते हैं, इसका मतलब आप अभी अभी आजाद हुए और अभी से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़ने लग गए आप। 47 की बात है, 45 में यूएन बना है। दुनिया भर को उम्मीद है कि यूएन से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध रुकेंगे। यूएन की उस समय ख्याति बहुत ज्यादा थी। यूएन बनाने वाले देशों में से एक देश का प्रतिनिधि माउंटबेटन था। तो उसने कहा कि युद्ध लड़ना ठीक नहीं है। हाँ, अगर कश्मीर भारत का हिस्सा होता तब उस पर हमला होता तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी। तो वीपी मेनन वापस लौटे और बताया कि ऐसी स्थिति है। इस बार राजा ने अपने प्रधानमंत्री को, उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे मेहरचंद महाजन, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुए मेहरचंद महाजन। वो उससे पहले कश्मीर के पीएम थे, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। धर्मशाला अगर आप कभी जाएंगे तो वहां उनका बहुत अच्छा घर है। मेहरचंद महाजन और वीपी मेनन ने राजा से बात की
कि ऐसे बात नहीं बन पाएगी। और तब अंत में राजा तैयार हुआ इस चीज के लिए कि एक्सेशन करेंगे। तैयार भी कब हुआ? उरी पहुंच चुकी है सेना, मतलब उनकी सेना। राजेंद्र सिंह के पास एक ही तरीका था कि उरी में या उड़ी में एक पुल था, वो अकेला रास्ता था श्रीनगर जाने का। राजेंद्र सिंह ने उस सेना के पहुंचने से कुछ घंटे पहले उस पुल को ध्वस्त कर दिया। अब उस पुल के ध्वस्त होने के बाद कश्मीर की सेना वहां नहीं जा सकती, वो सेना यहां नहीं आ सकती। इस वजह से 2 दिन आजाद कश्मीर सेना को रुकना पड़ा उरी में मैनेज करने के लिए कि हम कैसे क्रॉस करें इस रिवर को। वो 2 दिन ना मिलते तो कश्मीर पर विवाद हो ही नहीं रहा होता, तो सीधे सीधे पाकिस्तान का हिस्सा हो गया होता। इसी प्रोसेस में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। पर वो 2 दिन दिलवा गए कश्मीर को, उन 2 दिनों ने कश्मीर को बचा लिया। अब ये लोग इतने शैतान बुद्धि के लोग थे, मतलब जंगली किस्म की हरकतें कर रहे थे उस समय। इनको आना था कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करना था, लेकिन वो कबायली लोग थे। जैसे ही उड़ी को पार किया, अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को 2 दिन के गैप के बाद ये पहुंच गए बारामूला। बारामूला की घटना इनमें से हर पुस्तक में, टीवी चैनल में, सब में विस्तार में बताई गई है। ये इतने बड़े भूखे भेड़िए थे, इतने हिंसक किस्म के लोग थे कि बारामूला पहुंचकर ये एकदम अराजकता की स्थिति में आ गए और वहां की हजारों स्त्रियों का बलात्कार किया, गैंग रेप किया। ईसाई हॉस्पिटल से, कुछ मिशनरीज के हॉस्पिटल से, स्कूल से, उनकी जो टीचर्स थी, नन्स थी, उन सब से गैंग रेप हुए, हत्याएं हुई। हिंदू और ईसाई औरतों के साथ जो किया वो किया, मुसलमान औरतों के साथ भी बलात्कार किए। और बारामूला की वो त्रासदी आज तक बारामूला के लोग याद करते हैं। कहते हैं कि जनसंख्या 1/3 बची बारामूला की उस समय, इतना कत्लेआम मचाया इन लोगों ने। और ये सब राजा को खबर मिल रही थी। राजा जम्मू चला गया था पर खबर तो मिल ही रही थी। और बारामूला से श्रीनगर की दूरी है 50 किलोमीटर दूर। 26 अक्टूबर को यह सेना श्रीनगर की ओर बढ़ी और 26 अक्टूबर की शाम तक, लगभग रात होते होते, श्रीनगर को घेर लिया पूरा का पूरा। और अभी तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना है। राजा जम्मू में है। वीपी मेनन रुक गए थे श्रीनगर में सिचुएशन देखने के लिए। 25 अक्टूबर को उनको भी भागना पड़ा वहां से मेहर सिंह महाजन के साथ। और राजा ऐसा था कि सारी कारें खुद ले गया था। एक खटारा जीप बची थी, उसमें बेचारे दोनों लोग, मेहर सिंह महाजन भी और वीपी मेनन भी भागे उस जीप से। एयरपोर्ट पहुंचे किसी तरह से, रोते पीटते, फिर बचे। इधर माउंट बेटन अड़े हुए हैं कि एक्सेशन के बिना बात नहीं बनेगी। अंत में वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन दिल्ली आके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट लेके वापस जम्मू गए और राजा से कहा, 26 तारीख की बात है, राजा से कहा कि अब कश्मीर को बचाने का अकेला उपाय है कि आप इस पर साइन कर दें, क्योंकि कल सुबह कश्मीर, मतलब श्रीनगर में तबाही मचने वाली है। बारामूला बर्बाद हो चुका है, श्रीनगर सेना पहुंचने वाली है, आज आखिरी रात है, वरना कल तबाही हो जाएगी 27 अक्टूबर को। तो राजा ने उस पर साइन कर दिया और साइन होते ही ये दोनों पहुंचे दिल्ली वापस। और राजा उस रात को सोया 26 अक्टूबर को। बहुत प्रसिद्ध कथन है उसका, इतिहास में जिक्र आता है इसका, उस टीवी सीरियल में भी और हर जगह जिक्र आता है। जब सोने गया तो अपने एडीसी को अपनी पिस्तौल निकाल के दी और कहा कि अगर सुबह ये खबर ना मिले कि भारतीय हवाई जहाज श्रीनगर पहुंच गए हैं तो मुझे उठाना मत, मुझे गोली मार देना, मैं उठना नहीं चाहता हूं। ये कह के पिस्तौल दे के सोया 26 अक्टूबर की रात को, साइन करने के बाद। अब जो लोग कश्मीर की आजादी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि विलय पत्र की भाषा पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि राजा ने कंडीशनल तरीके से हाँ बोला था। ये बात सही भी है। आप उस विलय पत्र को अगर पढ़ें, मुश्किल से 2 पेज का विलय पत्र है, लेकिन उसकी भाषा सच में ऐसी है कि देख के लगता है कि वो कंडीशनल था। एक तो ये लोग अपना नाम इतना निबंध जैसा लिखते थे ना, उसे नाम क्या लिखा है शुरू में, मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराजा धीराज श्री हरि सिंह जी
जम्मू एवं कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का शासक, ये उसका नाम है। इतने में निबंध पूरा हो जाता है यूपीएससी में, देखिए ये उसका नाम था। ऐसे ऐसे करता हूं कि फिर कई कंडीशन है कि मैं सहमति दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बात का कोई संविधान मानूंगा आपका, इसका मतलब ये नहीं कि बात का कोई एक्ट आपका मानूंगा। हम केवल 4 चीजें या 3 चीजें आपको दे रहे हैं, डिफेंस, विदेशी मामले, संचार और आनुषंगिक, का मतलब इन्हीं से जुड़ी हुई और चीजें जो हैं। इसके अलावा बाकी सब हमारा रहेगा, हम और कुछ नहीं दे रहे आपको, ये सब लिखा हुआ विलय पत्र में। और इसलिए कई लोग कहते हैं कि विलय पत्र की भाषा देख के लगता है कि जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर साइन करने से पहले इंश्योर किया था कि हमारी आजादी बची रहे। इस पर तथ्य यह है कि 565 रियासतों ने जो विलय पत्र साइन किया, सबकी भाषा 100% समान है, यही भाषा है। और मजे की बात है कि एक विलय पत्र टाइप हुआ था, बाकी उसकी फोटोकॉपी थी सारी की सारी। फोटोकॉपी का मतलब ठीक वही चीज, अब फोटोकॉपी हुआ कि फिर से टाइप हुआ, पता नहीं क्या हुआ। बीच में खाली स्थान थे, उन खाली स्थानों में भरना होता था राजा को अपना नाम और अपने साइन करने की डेट, इतना ही मामला था, इसके अलावा कोई मामला था ही नहीं। अगर आप देखना चाहें कि जम्मू कश्मीर के राजा का विलय पत्र क्या है, ये विलय पत्र है, सारा टाइप किया हुआ है। यहाँ वो निबंध है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नाम है 2.5 लाइन का नाम, पूरा का पूरा विलय पत्र टाइप किया हुआ पूरा का पूरा। इसके बाद अंत में केवल साइन करना है और डेट लिखनी है। डेट लिखिए 26 अक्टूबर 1947 और 47 में टाइप किया हुआ, क्योंकि सबने 47 में किया था। केवल डेट 26 अक्टूबर, नीचे साइन किया हुआ है। 26 अक्टूबर की रात को जब दिल्ली पहुंच गए ये लोग, तो पटेल, नेहरू, माउंटबेटन, इनकी मीटिंग हुई। पटेल और नेहरू का स्टैंड ये था, सेम स्टैंड था कि हमें जम्मू कश्मीर की मदद करनी चाहिए, सैन्य सहायता देनी चाहिए। अब तो भारत का हिस्सा बन गया। अच्छा, भारत का हिस्सा बनने का मतलब विलय पत्र पर वो साइन करे, उसके बाद माउंटबेटन भी साइन करे, तब होगा पूरा, तब तक पूरा नहीं होगा। माउंटबेटन कह रहे हैं कि इस समय सैन्य हस्तक्षेप ठीक नहीं रहेगा। नेहरू थोड़ा विनम्र रहते थे, पटेल गुस्से में आ जाते थे। पटेल ने कहा क्यों ठीक नहीं रहेगा, उस बेचारे ने साइन करके भेजा है, खत्म होने वाला कश्मीर, क्यों ठीक नहीं रहेगा। तो माउंटबेटन ने सेना के प्रमुख को बुलाया, जो ब्रिटिश आदमी था। उसने कहा रिसोर्सेस कम है, अभी अभी आप आज़ाद हुए हैं, कैसे मैनेज करेंगे, संसाधन कम है। पटेल ने कहा संसाधन देख लेंगे बाद में, अभी अब बचाओ कश्मीर को। अरे 4 दिन भूखे रह लेंगे, ऐसा क्या है, करो ना, उसको तो बचाओ। अंत में तय हुआ, माउंटबेटन ने कहा ठीक है, फिर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और 26 की आधी रात के बाद, 12 बजे के बाद 27 तारीख सुबह इस पर साइन किए माउंटबेटन ने, और अपनी हैंड राइटिंग से डेट लिखी है 27 अक्टूबर 1947। 27 अक्टूबर को उन्होंने साइन किया, यानी एक्सेशन 27 अक्टूबर को पूरा हो गया। जैसे ही पूरा हुआ, सुबह सुबह दिल्ली के पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़े श्रीनगर जाने के लिए। अब देखिए फिल्मी सीन है एकदम। श्रीनगर के आसपास आज़ाद कश्मीर सेना है, वहशी सेना है जो बारामूला में मतलब अराजकता मचा के आई है। श्रीनगर के सारे परिवार इस खौफ में है कि ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक उस समय भारतीय सेना वहां पहुंची है, और इस बीच में नेहरू के दबाव में राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को रिलीज कर दिया था जेल से। वो जेल से बाहर आ चुके थे, ये जून 47 की बात है। और जब वो जेल से बाहर आ गए, बहुत रोचक बात है, भारतीय सेना का वहां स्वागत करने से लेकर उसकी हेल्प करने का काम शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों ने किया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला किसी भी हालत में पाकिस्तान की उस सेना के समर्थन में नहीं था। उसके मन में स्पष्ट था कि अगर मिलना है तो भारत से ही मिलना है, किंतु लोकतंत्र की शर्त पर मिलना है, राजशाही नहीं चलने दूंगा, ये उसके दिमाग में था। और राजशाही से हमें भी क्या लगाव था, ऐसा क्या लगाव था हमें कि राजा ही वहां पर काम करे। शेख अब्दुल्ला और उसकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पार्टी आज भी आप देखते हैं, उसी ने बनाई थी, शेख अब्दुल्ला नहीं। उस पार्टी ने मदद की और धीरे धीरे श्रीनगर को खाली करवाया। युद्ध आगे बढ़ने लगा। 27 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदली। उधर जिन्ना के पेट में दर्द हुआ इस बात से। जिन्ना ने अपने सेनापति को बुला के कहा कि युद्ध करो भारत के खिलाफ। उस कमांड के
जो प्रमुख थे उनका नाम था जनरल ग्रेसी, जो कि ब्रिटिश थे। जनरल ग्रेसी ने उनके लिखित आदेश को खारिज कर दिया कि जब तक हमें अपने सुप्रीम कमांडर से आदेश नहीं मिलेगा हम नहीं कर सकते। और सुप्रीम कमांडर कौन थे? वो भी एक ब्रिटिश थे। मैंने कहा ना कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर्स ब्रिटिश थे उस समय। उनका नाम था जनरल ओकिनलेक, जो उस समय पाकिस्तान की पूरी सेना के कमांडर थे। जिन्ना ने ओकिनलेक से बात की। जिन्ना गवर्नर जनरल थे, बड़ा पद था उनके पास। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना को आप आदेश दीजिए कि युद्ध करे और भारत की सेना से खाली करवाए। और हम इस एक्सेशन को नहीं मानते, विलय को नहीं मानते, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती से हुआ है। उनके दिमाग में जूनागढ़ चल रहा था। जूनागढ़ उसी समय का एग्जाम्पल था। ओकिनलेक ने कहा कि हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं विलय पत्र पर और वो भारत का हिस्सा हो गया। यदि पाकिस्तान की सेना भारत पे हमला करती है, कश्मीर पे हमला करती है, यानी भारत पे हमला करती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा। और हमारे देश की नीति है कि हम अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, वहां की सेना के कमांडर भी ब्रिटिश हैं, यहाँ के ब्रिटिश हैं, तो अल्टीमेटली ये युद्ध ब्रिटेन का ब्रिटेन से युद्ध हो जाएगा। और आपके चक्कर में हम अपने रिसोर्सेज क्यों खराब करेंगे, अपने व्यक्ति क्यों मरवाएंगे। पूरी कोशिश के बाद भी जिन्ना युद्ध नहीं करवा पाए, मन में सोच के रह गए। और तब जिन्ना ने दूसरा जो तरीका अपनाया वो ये कि भारत सरकार को कहा, माउंटबेटन से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप, मैं और नेहरू मिलें और इस मुद्दे पर बात करें। आप लोग लाहौर आइए, हम लाहौर में इस पर डिस्कशंस करते हैं। फिर मीटिंग हुई, उसमें पटेल भी मौजूद थे। माउंटबेटन और नेहरू की इच्छा थी कि वो चले जाएं लाहौर। इसमें एक बात और भी, माउंटबेटन ने साइन करने से पहले एक बात कही थी कि जब वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी तो बेहतर होगा कि वहां प्लेबिसाइड करवाया जाए, वहां की जनता की राय जान ली जाए, और यदि जनता की राय है भारत के पक्ष में तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो मजबूरी वाला मामला है ना। अंततः जनता की राय से फैसला होना चाहिए, ये माउंटबेटन ने कहा था। आदेश नहीं दिया था, राय व्यक्त की थी। जैसे ही नेहरू और माउंटबेटन को बुलाया जिन्ना ने, पटेल अड़ गए। पटेल बोले कि हम वहां क्यों जाएंगे, युद्ध उन्होंने किया, बुला भी हो रहे हैं, पहली बात तो उनसे बात ही क्यों करें हम, और अगर बात करने की जरूरत होगी ही तो वो यहां पर आएंगे, हम क्यों जाएंगे। नेहरू का यह था कि यार क्या फर्क पड़ता है इसमें, क्या क्यों पंगा मोल लेते हो, चलो ना, बात करने में क्या जा रहा है। लेकिन पटेल बहुत फ्यूरियस थे कि नहीं, वो तो नेहरू जी को नेहरू जी नहीं बोलते थे ना, नेहरू बोलते थे। 14 साल छोटे थे नेहरू जी, कि नेहरू ठीक नहीं होगा। तो नेहरू जी चुप हो गए। उनका स्वास्थ्य उस समय थोड़ा खराब था, इसलिए वो वैसे भी नहीं जा पा रहे थे। फाइनली 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन पहुंचे लाहौर। जिन्ना और उनकी मीटिंग हुई। जिन्ना ने कहा कि हम इस विलय को स्वीकार नहीं करते। माउंटबेटन ने कहा आपके नहीं करने से क्या होता है, भाई विलय पत्र मैंने साइन किया है, हरि सिंह ने साइन किया है, उसके बाद ये तो हो गया ना विलय। जिन्ना ने कहा कि जैसे जूनागढ़ को लेके भारत ऐसे कह रहे कि जनता की राय मानी जाएगी, तो यहां भी जनता की राय होनी चाहिए। माउंटबेटन ने कहा कि उस पर तो हमारी बात चल रही है, जब शांति व्यवस्था कायम होगी उसके बाद देखेंगे। ये सब चल ही रहा था 1 नवंबर को लाहौर में। इधर 2 नवंबर को नेहरू जी ने एक भाषण दिया भारत में, और वो भाषण एक टर्निंग पॉइंट था। और उस भाषण में नेहरू जी ने खुद ये कहा कि जैसे ही शांति कायम होगी हम जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाएंगे और जनता की राय से ही फैसला करेंगे। कहते हैं कि इसके बाद से चीजें हमारे हाथ से निकल गई। अब ये आपको तय करना है कि नेहरू जी देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे या नेहरू जी अपने आदर्शवाद से उलझे हुए थे, ये तय करना बाकी है। मेरा ख्याल है कि वो आदर्शवादी आदमी थे, उनको लगता था कि हम किसी देश पर कब्जा ना कर लें। अभी अभी उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से मुक्त हुए हैं और साम्राज्यवादी बन जाएं, ये अच्छा नहीं लगता है। अंग्रेजों से आज़ादी लेने में हमने इतने साल लगाए, करीब 100 साल खर्च किए, और आज़ाद होते ही हम किसी स्वाधीन जनता पर कब्जा कर ले, ये ठीक नहीं लगता है। तो उनका अपना स्टैंड था, आदर्शवादी स्टैंड था। उन्होंने कहा कि प्लेबिसाइड करवाएंगे, और ये घोषणा नेहरू ने बिना किसी सलाह किए अपनी मर्जी से की। और उसके बाद नेहरू इस पर अड़ गए कि चाहे जो हो जाए। नेहरू खुद कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित थे,
इसलिए कश्मीर से उनका लगाव कुछ अलग किस्म का रहा भी होगा। और उसके बाद से कहते हैं कि चीज़ें लगभग ये हो गई कि प्लेबिसाइट की डिमांड बीच में आनी शुरू हो गई। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब आज काफ़ी जो है चीज़ें ये पता भी थी, और आज कुछ नए जो खुलासे खुले कि किस तरह जो है वो जरूरत हरी सिंह को क्या कौन सी मजबूरी खींच कर ले गई। तो जब चीज कश्मीर जो हाथ से निकल रहा था तो अच्छा एक बात है भाई, उससे अपनी पब्लिक के साथ मोहब्बत थी, ये बात ना पब्लिक के साथ मोहब्बत नहीं थी, अपने राज के साथ थी, अपने राजपाट के साथ राज मुमकिन है ये भी बात। तो क्योंकि राजा महाराजा राजपाट के साथ उसकी जिस तरह हमारे सियासतदान फिर उसमें अगर पाकिस्तान के साथ ही यार मेरी बात सुनो, तब भी खत्म हो जाना थी उसकी। तो अगर इंडिया के साथ ही ला कर लेता तब भी वो भाई साइन उसने जो करके दिए थे टोटल ओवरऑल उसने खुद को उनके सुपुर्द नहीं किया था। उसने कहा था कि भाई मैं तुम्हारा कोई एक्ट नहीं मानूंगा, इंटरनल कंट्रोल जो है वो मेरे पास रहेगा, बैरूनी जो मामलात हैं वो आप जाने, आपका काम मतलब जाने, और मेरा डिफेंस का सिस्टम जो है मदद ली थी इंडियन हुकूमत से। हाँ पाकिस्तान ने जो हमला कर दिया ताकि उससे वो मतलब ये कि वो सारे जो कानून चलेंगे वो कश्मीर में वो उनके चलेंगे, सारा जो रूल जो भी है अब पहले से जो उनका चल रहा था हाँ। ऊपर से कोई मतलब कोई बिल पास नहीं कर सकते, कोई इस तरह की चीज नहीं कर सकते। तो ये था पब्लिक से अगर प्यार नहीं था, उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर जहाज ना उड़े तो सुबह मुझे गोली मार देना, मैं सुबह का सूरज देखने नहीं चाहता। तो इससे क्या राज तो फिर भी उसका बच ही सकता था, चलो कम से कम जिंदा तो रह सकता था ना, और वो भी उसे इज्जत के साथ रखते क्योंकि राजा की हैसियत थी उसकी। सही बात। और बाकी वो ब्रिज टूटने से जो है वो पाकिस्तान तो भाई ले लेता पूरा कश्मीर, जिस तरह सर बोल रहे हैं। हाँ। वो ब्रिज टूटने से 2 दिन लेट हो गया, जिसकी वजह से वो काफी खराबी हुई। और बारामूला का जो भाई साहब वाकया हुआ वो तो भाई साहब गलत काम था, जो जिन लोगों ने भी मतलब। लेकिन आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी अपना ना पढ़ाया जाता है और ना ही अपनी बुराइयां कौन चंद एक दूसरा भी पढ़ाते हैं, चंद एक बंदे होंगे मेरे ख्याल से जिन्हें ये हिस्ट्री भाई साहब जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जो किताबों में लिखा है वही सही होती है, जो हमें जो स्कूल किताबों में लिखा है वो तो झूठी मूठी होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो बांग्लादेश की कभी तुम लोगों की किसी ने बताया कि वहां पर जो है वो इससे लूटी गई, बांग्लादेश को पाकिस्तानी आर्मी मारती रही उधर? नहीं, किसी ने कभी नहीं ने बताया। तो भाई साहब ये सारा होता रहा उधर, जुल्म हुआ है उधर बांग्लादेश पे, पाकिस्तानियों ने किया है। और पाकिस्तान से नफरत करते हैं बांग्लादेश वाले। कश्मीरियों से ना तो राय ली गई, ये तो इन्होंने कब्जा ग्रुप थे ना, कब्जा ही जाके कर लिया। तो पाकिस्तान ने भी तो कब्जा ही किया। गोरे इंसाफ पसंद थे भाई, तो सही बात है भाई। साइन करने से पहले उसने ये बात क्लियर कर दी कि भाई मैं फिर भी एक मर्तबा वहां की पब्लिक की राय लूंगा कि वो किस मुल्क के साथ मिलना चाहते हैं, तब मैं इसे टोटली जो है ना अप्रूव करूंगा। तो कुछ उस वक्त जो पॉपुलेशन जो थी ज्यादातर तो मुस्लिम थी, और कायदे आज़म को भी लगा कि ये हमारी तरफ ही आएंगे। कायदे आज़म का तो मान था ना। सही बात। जैसे पहले वो दूसरी रियासत क्या नाम है उसका, हैदराबाद, यहाँ की हैदराबाद में वो पॉपुलेशन जो थी ज्यादातर मेजोरिटी थी वो हिंदुओं की थी। अच्छा लेकिन वहाँ के राजा मुसलमान पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ ये तो सियासत खेली ना कि मतलब तारीख में कब्जा ग्रुप हम नाश हो। जूनागढ़ में ऐसा हुआ था, जूनागढ़ में ऐसा हुआ था। लेकिन वो हैदराबाद की जो था वो इसलिए कि दूर था, पाकिस्तान से दूर था यार, दूर था, लेकिन आजादी रियासतों से जिस मुल्क के साथ वो तो बाद में समझाया गया, रास्ता ही नहीं था ना। तो फिर बांग्लादेश क्यों किया वहाँ? वो तो समुद्री रास्ता भी, समुद्री तो उधर नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा था? चलो देख लेंगे भाई। और बाकी भाई साहब जो हुआ वो पास्ट में, अब बाकी भी हिस्ट्री का पता चलेगा। और जो ये है कि भाई साहब जिस तरह हरि सिंह ने सहन किए, किस मजबूरी में आके किए, उसका भी पता चला कि जब उसका लगा कि जब अब जो है कश्मीर जो है हाथ से जाने लगा है, ना हुकूमत रहेगी ना कुछ रहेगा,
तो असल में जो उसका अपना जाती था ना कि मैं किसी भी मुल्क के साथ हाँ। मिलूं ही नहीं, मैं आजाद रहूं। वो इसीलिए कि भाई साहब वो देखो एक स्टेट का राजा है वो। हाँ अब किसी के साथ मिल जाएगा तो राज तो भाई जिस कंट्री हाँ, के साथ खत्म हो वो जाएगा, राज तो खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। वो तो फिर डेमोक्रेसी शुरू हो जाएगी, इलेक्शन होंगे, वो तो इलेक्शन में कोई और खड़ा के वो जीत जाएगा। राजा महाराजा किधर लेकिन गए? इसमें वो जो है लॉर्ड माउंटेन, उसको भी सोचना चाहिए तो वो उसको अलहदा कंट्री कर देता, किधर? एक अलहदा। उन्होंने तो कहा था कि अलहदा रहो, उन्होंने कहा लेकिन था। पाकिस्तान ने पहले हमला कर दिया। ये प्रॉब्लम मसले मसाइल शुरू हो गए थे शुरुआत ना। तो पाकिस्तान से ही हुई तो थी। पाकिस्तान से शुरू से 1947 से लेकर आज तक जो और है इतनी ना, ताकत उनमें थी नहीं कि इन्हें रोक पाते, उन्हें रोक पाते। हाँ। उस वक्त पहले कश्मीर में इतनी पावर नहीं थी कि उसने इन्हें रोक बोला पाते। कि मेरे रोक आगे लेते रोक तो लेते। फिर आज वो आजाद और कंट्री होता। जो आर्मी में तो जो मुसलमान थे उन्होंने सोचा कि ये भाई मुसलमानों के साथ मिल रहे हैं तो वो उधर हो गए। तो एक तरफ से देखा जाए तो भाई गद्दारी भी थी अपनी आर्मी के साथ, इस तरह गद्दारी। लेकिन क्या करेंगे, जो होना था पास्ट में हो चुका। तो ठीक है भाई साहब, अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।